नमस्ते एंड जय हिंद। इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद, अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन में मोड़ने के बाद, आखिरकार मैं उस मुकाम पर पहुंच गया था जिस मुकाम पर मैं खुद को कह सकता था कि मैं उस एनिमेशन इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ जहाँ पे वो लड़की जिसने मेरे सारे करियर प्लान सब चीज़ें अलग अलग कर दी थी, उस एनिमेशन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन चुका था। आज था मेरा पहला दिन। पर क्या उस लड़की से मैं मिल पाऊंगा? क्या मैं उस लड़की को जान पाऊंगा? और क्या मैंने जो अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे लिया है, क्या वो मेरा गलत साबित हो जाएगा? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। और काश तुम मेरे होते। एनिमेशन इंस्टीट्यूट का पहला दिन, 18 जुलाई 2009। अंदर से इतना खुश था कि मैं उस एनिमेशन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जहाँ पे शायद मेरे ज़िंदगी को कुछ एक नया मुकाम मिलने वाला था। सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार होकर घर वालों से आशीर्वाद लेकर मैं चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। अगर कोई मुझे 1-1.5 महीना पहले पूछता कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तो शायद मैं कहता कि पुणे जाकर एमबीए कर कर वापस नागपुर आकर अपना ऑफिस संभालूं। पर अभी शायद मेरी सब चीज़ें बदल गई थी, या यूं कहो कि मेरे लिए सब चीजें बदल गई थी। मुझे तो कोई और बात का नशा सा चढ़ गया था। जाते जाते मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे यहाँ पे टेकरी के गणेश जी है, उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ा जाए। क्योंकि हमारे इसमें ना कहावत है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना अच्छा रहता है। मैंने अपनी बाइक टेकरी के मंदिर की ओर मोड़ी, पार्किंग में बाइक लगाई और चला गया गणेश जी का आशीर्वाद लेने। पेड़ के नीचे भगवा कलर के गणेश जी की मूर्ति थी। उस मूर्ति के सामने कई लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे। कई लोग अपनों की सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे, कई लोग अपने लिए प्रगति मांग रहे थे, कई लोग खुशहाली मांग रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी प्रार्थना शुरू की। भगवान, शायद मैं आपको इससे पहले इतना फॉलो नहीं करता था, या फिर यूं कह लीजिए कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे लाइफ में कुछ गलत नहीं हो सकता। पर आज जबकि मुझे डर लगने लगा है कि क्या मेरा कोई डिसीजन मैं गलत तो नहीं ले रहा हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि आप मेरे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे, आप मुझे सपोर्ट करने में हमेशा खड़े रहेंगे। प्यार आपसे न जाने क्या क्या चीज़ें करवाता है। पता नहीं ये प्यार है या नहीं है, पर एक मौका मैं अपनी ज़िंदगी को देना चाहता हूँ। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो शायद आप मेरे पीछे ज़रूर खड़े रहेंगे, और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो भी आप मेरे पीछे खड़े रहकर मुझे गाइड करेंगे। इतनी प्रार्थना करने के बाद मैं पुजारी जी के पास गया। उन्होंने मुझे तीर्थ दिया, प्रसाद दिया, और मैं वहाँ से निकल पड़ा अपने एकेडमी की ओर। अपने बाइक पे जाते जाते मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि क्या मैं उस लड़की को आज देख पाऊंगा, जिस लड़की की वजह से मैंने इस एनिमेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? क्या मैं उसे देख पाऊंगा? सोचते सोचते मैं पहुंच गया था एकेडमी। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही मुझे मिली रेशमा मैम, जो डे 1 राधिका को पूरी एकेडमी दिखाने लेके चली गई थी। पर अब इधर बात राधिका की नहीं थी, क्योंकि मैं इस एकेडमी का स्टूडेंट बन चुका था। रेशमा मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, सब चीज़ें समझाई और मुझे लेकर चली गई अपनी क्लास की ओर। थोड़ा आगे जाके मैंने देखा कि दाहिने हाथ पे मेरा क्लास था और बाई हाथ पे सीनियर लोगों का क्लास था, जिससे मैंने मन ही मन अंदाज़ा लगा लिया था कि बाएं हाथ पे जो क्लास है वो शायद उस लड़की का हो सकता है जिसके लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसके लिए मैंने अपने घर वालों की रजामंदी से यहाँ पे एडमिशन ली है। मैं अपनी क्लास की ओर बढ़ा और अंदर जाते ही मुझे एक लड़का दिखा। वो अपनी ही धुन में मस्त बैठा हुआ था। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम में हमारा क्लास हुआ करता था। शायद 2D वालों को इतनी ज़्यादा रियायत नहीं मिल रही थी, इसलिए एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में हमारा क्लास हुआ करता था। उस क्लास में एक टेबल, 3 एसी और कई सारी कुर्सियाँ थी। उस क्लास में मैंने उस लड़के को देखा।
मुझे क्या पता था कि वो लड़का मेरी ज़िंदगी से ऐसा जुड़ जाएगा कि कभी मैं उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहने लग जाऊँगा। रेशमा मैम ने मुझे बताया कि ये क्लास तुम्हारा है, जाओ अंदर बैठो और तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे। मैं अंदर जाके उस लड़के के बगल में बैठ गया। काफ़ी ऑकवर्ड सा साइलेंस हो गया था क्योंकि दो अनजान लड़के या दो अनजान लोग एक क्लास में बैठे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे। हालांकि हमको 2 साल तक उसी क्लास में गुजारने थे साथ में। पर उस लड़के को देखकर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है। तो मैंने सोचा मैं ही खुद बात चालू करता हूँ। हाय, आई एम शान। मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो, उसने कहा। बस इतना सा ही उसका रिप्लाई था। इतना कैजुअल रिप्लाई तो शायद मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दे रहा है और तब शायद मेरे अंदर का ईगो भी जाग गया। मैंने पट से अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ चीज़ें स्क्रॉल करने लगा। ना मैंने उससे कुछ बात की, ना मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने सोचा जब वो एटीट्यूड दे सकता है तो मैं भी दे ही सकता हूँ। तभी अचानक हमारे क्लास के कांच के दरवाजे से मुझे एक आकृति नजर आई और वो देखते ही मैं समझ गया था कि यस, ये वही है। हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, बट मैंने उसको पीछे से देख लिया था और ऐसा लग रहा था कि मैं उसको पूरी तरीके से जान गया हूँ। हमारे एकेडमी में एक कैंटीन हुआ करता था। उस कैंटीन के ही बगल में एक छोटा सा पैसेज था। उस पैसेज में वाटर कूलर रखा हुआ था जहाँ पे लोग आते थे, यूज एंड थ्रो ग्लास लेकर पानी पीते थे। ये सब चीज़ें हमारे एकेडमी में होती थी। बेसिकली हमारी एकेडमी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। मुझे पक्का पता था कि मैंने उसी लड़की को देखा है जिस लड़की के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसीलिए मैं उस वाटर कूलर की ओर बढ़ पड़ा। मैं उस वाटर कूलर के पैसेज में पहुंचा तब मैंने देखा कि पैसेज पूरा खाली है। मैं सोच ही रहा था कि कौन है, क्या है, कहाँ है, कोई नहीं दिखा। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम हो या फिर शायद भगवान मेरे से कुछ मजाक कर रहे हो या मेरा दिल मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं अपने ही सोच में गुम हो गया था। तभी मुझे एक पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मेरी दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई और मुझे मेरे दिल ने बता दिया था कि ये वही है। मैं फिर अपने ख्यालों में खो गया उस आवाज के नशे में गुम होकर। तब मुझे एक जोर से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। और फाइनली मैं अपने सेंसेस में वापस आया और वहां से थोड़ा सा साइड हुआ। साइड होते ही मैंने देखा कि वो लड़की मेरे सामने थी, ब्लू टॉप पहनकर, ब्लैक जीन्स पहनकर। वो उस वाटर कूलर के पास शायद पानी ही पीने आई थी, क्योंकि और वहां पे करने के लिए वैसे कुछ नहीं था। उसने अपने हाथों से एक यूज एंड थ्रो ग्लास लिया, वाटर फिल किया और उसके होंठ जिस तरीके से पानी को छू रहे थे, मैं शायद उसको घूरना नहीं चाह रहा था, पर मेरी आंखें न जाने क्यों उसे घूरती ही जा रही थी। मन में ये भी नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगी मेरे बारे में या फिर वो मुझे क्या समझेगी, पर तब शायद दिल ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया था। धीरे धीरे वो पानी पीती रही। पानी की एक एक बूंद उसके गले से नीचे उतरती रही और मेरे दिल की धड़कनें अचानक बढ़ती रही। उसका पानी पीना हो गया। उसने ग्लास को क्रश कर कर डस्टबिन में फेंक दिया और वहां से चली गई। ये सबसे क्लोज एनकाउंटर था मेरा उस लड़की के साथ, जिस लड़की के लिए मैंने पूरी दुनिया से लड़कर यहाँ तक पहुंचा। मैं चाहता तो शायद उससे बात भी कर सकता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी अचानक मेरी नजर उसके क्रश किए हुए ग्लास पे पड़ी जो डस्टबिन में पड़ा हुआ था। दिल ने कहा कि उस ग्लास को उठा लो। कई बार होता है ना कि जब हम लोग कुछ प्यार में होते हैं या उसको प्यार कह ले या नहीं भी कह ले, पर जब हम लोग उस स्टेट में होते हैं तो हम क्या कर बैठते हैं ये हमको भी नहीं समझता। ये हमारा दिल जानता है और हमारा दिल भी हमारे साथ में खिलवाड़ करते रहता है। मैंने ना चाहते हुए भी वो ग्लास उठाया और चुपके से जाके अपने बैग में रख दिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, पर ऐसा लग रहा था कि वो ग्लास मेरे लिए बना है, या यूं कह लूं कि जिसने वो ग्लास से पानी पिया था वो लड़की मेरे लिए बनी है। मैं अपने क्लास में वापस आया और देख रहा था
कि अनिकेत फिर से वहीं पे बैठा है, वही लड़का जो मुझे एटीट्यूड पे एटीट्यूड दिए जा रहा था। पर इस बार मैं ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं बना, क्योंकि मेरे आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक कई सारे मेरे दोस्त, या जो मेरे फ्यूचर दोस्त क्लासरूम में एंटर करते हैं। उनमें से कृष्णा एक था, उनमें से विजय था, उनमें से रोहन था, उनमें से सैबी था, उनमें से गौरी थी। कई सारे लोग थे। सबको इंट्रोड्यूस ज़रूर करूँगा, सबको बताऊँगा कौन कौन था, सबका रिलेशन क्या था मेरे से, सबकी बात करूँगा। पर हम सब लोग तकरीबन 10 से 11 लोग थे एक बैच में। और अचानक तभी हमारे 2D के सर आते हैं। सर के आते ही मेरी आंखों ने सर को कुछ इस तरीके से एग्जामिन किया, जैसे मानो कोई छोटा बच्चा प्रिंसिपल से डरते हुए स्कूल जाता है, क्योंकि वो सर का प्रभाव ही ऐसा था। बड़ी सी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे और एकदम ही लंबा चौड़ा शरीर। आते ही सर बैठ गए चेयर पर और अपना इंट्रोडक्शन चालू किया। डार्लिंग, आई एम ज्ञानेश्वर ईश्वर धन, आपका 2D हेड, सर ने बोला। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये डार्लिंग किसको बोल रहे हैं। क्या ये हमको बोल रहे हैं या हम सबको बोल रहे हैं? तभी मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि सर का तकिया कलाम हुआ करता था डार्लिंग। सर सबको डार्लिंग ही बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे, बट सर की शायद स्टाइल थी। सर ने सबका इंट्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप लेना शुरू किया। अनिकेत ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, गौरी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, कृष्णा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, विजय ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सैबी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, स्वप्निल ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। सबके इंट्रोडक्शन के बाद आखिर में बारी थी मेरी। सर ने मुझे पॉइंट आउट करके कहा, हे यू स्टैंड अप। और शुरू हुआ रैपिड फायर राउंड। व्हाट इज योर नेम? सर ने तुरंत पूछा। शान अग्रवाल सर, मैंने भी एक मिलिट्री ऑफिसर जैसे जवाब दिया। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सर ने फिर तेज आवाज में पूछा। सर, आई एम बीकॉम ग्रेजुएट। ओके, एंड व्हाट आर योर हॉबीज? सर ने फिर कड़क लहजे में पूछा। सर का ये सवाल सुनते ही मेरी निगाहें कुछ पल के लिए उस खिड़की पर पहुंची जिस खिड़की पर से मैंने उस लड़की को देखा था, और अचानक वापस से वो लड़की शायद पानी पीने आई थी। ना चाहते हुए भी मेरी आंखें सिर्फ उसी को देख रही थी और सर से कोई आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। सर को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इससे सवाल पूछा पर ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तभी सबकॉन्शियस माइंड में मुझे सर की आवाजें आ रही थी, व्हाट आर योर हॉबीज? और ना चाहते हुए भी शायद मेरे मुंह से वो शब्द फूट पड़े जो सबसे बड़ा ब्लंडर होने वाला था डे 1 में मेरे साथ। और मैंने सर को बोल दिया था, यार 2 मिनट शांत बैठेगा? जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द फूटे, पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। और जब उनकी हंसी आई तब मैंने सोचा कि मैंने कुछ तो भी गलत बोला है। तब तक कि वो लड़की भी वाटर कूलर तक पहुंच चुकी थी, जो कि हमारे क्लास से दिखना मुश्किल था। मैं अपने सेंसेस में वापस आया और मैंने देखा कि पूरी क्लास हंस रही है। मैंने रियलाइज किया कि मैंने शायद कुछ सर को गलत बोल दिया है। तभी मैंने सॉरी बोलकर कुछ बहाना बनाकर रीडिंग हॉबी बता दी, जबकि मेरी हॉबी रीडिंग थी ही नहीं। फिर भी मैंने सर को कुछ बहाना बनाकर रीडिंग हॉबी बोल के बैठ गया। ये सबसे पहला ब्लंडर था। ये तो पहला दिन था मेरा एनिमेशन इंस्टीट्यूट का। 2 बार उस लड़की ने मुझे अपनी झलक दिखाई और दोनों बार मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं सुन पड़ गया, मेरी आंखें एक जगह ठहर गई और मैंने एक ब्लंडर कर दिया। क्या आगे और भी कुछ होना बाकी है? क्या इस लव स्टोरी में कुछ और विलन भी आना बाकी है? या फिर बहुत स्मूथ एंड रोमांटिक लव स्टोरी रहने वाली है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते, एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। और आप क्या कर सकते हैं? अपनी हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिएगा, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए।
इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।